हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने जुडिशरी की रचना के बारे में, संगठन के बारे में पढ़ा, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा, जजेस को हटाए जाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में कि सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्षेत्राधिकार और क्या शक्तियाँ हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास विश्व के किसी भी न्यायालय की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरह ये एक परिसंघीय न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहलाता है। जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो न्यायिक समिति है, या जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, यह देश के सभी सिविल या आपराधिक मामलों की अपील का भी अंतिम न्यायालय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अधिक हैं, उसके क्षेत्राधिकार विस्तृत है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह भी ये शक्तिशाली है। और इधर ब्रिटेन की जो लॉर्ड्स सभा है, जो कि एक न्यायिक समिति की तरह कार्य करती है, उसकी भी जो शक्तियाँ हैं, उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास पाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और क्षेत्राधिकार शक्तियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब जो मूल रूप से उसके क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरा बात आती है हमारी रिट अधिकारिता, रिट ज्यूरिसडिक्शन किसको कहते हैं, जिसमें कि याचिकाएं लगाई जाती हैं। तीसरा आता है इसमें अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन, अपील अधिकारिता जिसको कहते हैं। चौथा आता है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ, जिसे कहते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फिर आता है हमारे पास में कि सलाहकार अधिकारिता, इसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है। फिर है अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है कि जो न्यायालय, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की शक्तियाँ कहलाती हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू की शक्तियाँ कहलाती हैं। और फिर कुछ अन्य जो रिमेनिंग पावर्स हैं वो हम इसमें चर्चा करेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, मतलब मूल अधिकार क्या है। संविधान के अनुच्छेद 131 में इनका उल्लेख किया गया है। इन मामलों में किसी बात की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान के 131 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी बात ये होती है कि जो केसेस जो होते हैं, मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय में ही डायरेक्ट दाखिल किए जाते हैं, ना कि किसी भी लोअर कोर्ट में। तीसरी जो आता है, सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। कौन कौन से 3 प्रकार के मामले जो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है। एक तरफ भारत सरकार तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्यों की सरकारें हों या भारत सरकार बनाम राज्य सरकार हो। पहला केस, पहली सिचुएशन ये होती है, एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो। तीसरा, एक और भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य हों तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हों। या भारत सरकार प्लस राज्य सरकार या सरकारें बनाम राज्य सरकार सरकारें। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि पहली बात तो एक तरफ भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य हों, भारत सरकार बनाम राज्य सरकार। पहला। दूसरी कंडीशन में आता है राज्यों के बीच में हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में हो। तीसरी जो कंडीशन आती है वो ये होती है कि एक और भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य हो, यानी कि भारत सरकार प्लस राज्य सरकार बनाम राज्य सरकार। क्लियर है। 3 सिचुएशन में ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है वो दाखिल किए जाते हैं और उनमें सुनवाई होती है। तो एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। मतलब कि
कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में ये वाले केसेस इसमें नहीं लड़े जाएंगे। कौन कौन से? जैसे कि राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय जल विवाद हो, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले हों, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता हो, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद हो, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई हो, कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। तो ये जो विषय है इन पर इस तरह के केसेस दाखिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं किए जा सकते। ये कुछ टॉपिक्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो हमने पढ़ा वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में, मूल रूप से जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है वो पढ़ा आर्टिकल 131 के अंतर्गत। दूसरा जो आता है वो कहलाता है, जो हम अगला पॉइंट आते हैं वो है रिट जुरिस्डिक्शन, यानी कि याचिका क्षेत्राधिकार। याचिका अधिकारिता में संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को याचिका अधिकारिता दी गई है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हमें सब पता है, कई बार हम पढ़ चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। रिट कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है हमारी हेबियस कार्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की। दूसरी आती है मैंडामेस, परमादेश। तीसरा आता है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथा आता है उत्प्रेषण और पांचवा आता है अधिकार प्रच्छादन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस अधिकारिता का व्यापक रूप से प्रयोग किया है, और ये व्यापकता हम बाद में पढ़ेंगे, वो जनहित याचिका में देखने को मिलती है, जो कि आजकल बहुत फेमस है, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोक जनहित याचिका कहते हैं। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय ये जो अधिकारिता वाला अधिकार है रिट वाला, ये उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। ये एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि संसद इस शक्ति को न तो कम कर सकती है और न ही समाप्त कर सकती है। मतलब रिट जारी करने की जो शक्ति है वो किसी भी केस में संसद द्वारा कम नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 139 के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वह यदि उचित समझे तो इस रिट का विस्तार कर सकती है, उसको कम नहीं कर सकती है। क्लियर है? बिल्कुल। अगला पॉइंट आता है हमारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन या अपीलीय अधिकारिता क्या है। अपीलीय अधिकारिता का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 134 तथा 136 में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से हैं 4 भाग? पहले है संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें। इसमें है कि संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत यदि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न जुड़ा हुआ है जो संविधान से संबंधित विधि का सारवान प्रश्न है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन इस बात का प्रमाण दे देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकेगी, मतलब ये प्रूफ दे दे कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील की जा सकती है, तो वो है अपील का हो जाएगा। दूसरी बात आती है सिविल मामलों से जुड़ी अपीलें। अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी सिविल अपील तभी लाई जा सकती है जब विधि का सारवान प्रश्न नहीं हो। दूसरी बात आती है सामान्य महत्व का हो, उच्च न्यायालय को लगता हो कि इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाना आवश्यक है। मतलब कई ऐसे केसेस होते हैं जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर डिसीजन ले तो ज़्यादा सही रहेगा, तो ऐसी स्थिति में वो सिविल जो केसेस होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को अपील की जा सकती है। तीसरा आता है आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलें। इसमें 2 तरह की अपीलें की जा सकती हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के साथ में कई बार सर्टिफिकेट दे भी देते हैं और कई बार बिना सर्टिफिकेट के भी जो आपराधिक क्राइम केसेस की अपील की जा सकती है। विशेष अनुमति की अपीलें, जैसे आर्टिकल 136 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो विषय उन तीनों अपीलों में शामिल ना हो, ये ऊपर वाले
संवैधानिक विषय से नहीं जुड़े हुए हों, सिविल से नहीं जुड़े हुए हैं, आपराधिक से नहीं जुड़े हुए हों, फिर भी किसी अन्य रूप में हो पर ये लगता हो कि उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जानी चाहिए, केस वहाँ पर लड़ा जाना चाहिए, तो वो वहाँ पर भेजे जा सकते हैं। आपराधिक मामलों से जुड़ी अपीलों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय को 2 परिस्थितियों में प्रमाण पत्र जारी करने की सलाह दी है। मतलब कि भाई 2 ही परिस्थितियों में वो ये कहे कि ये जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में भेजी जा सकती है। कौन कौन से 2 केस हैं? एक तो विधि का सारवान प्रश्न। मैंने ये शब्द कई बार यूज़ किया कि विधि का सारवान प्रश्न नहीं होना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर है क्या ये चीज़। तो विधि का सारवान प्रश्न का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय न दिया गया हो। दूसरी बात, किसी प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में मतभेद हो। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत निर्णय दिया हो किंतु उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटा ना हो। चौथी बात आती है संविधान के किसी उपबंध की स्पष्ट व्याख्या की जरूरत हो। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, 4 जो स्थितियां हैं, वो कहलाती है विधि का सारवान प्रश्न। तो ये आपके शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। तो दूसरी कंडीशन में कब होता है कि यदि गंभीर अन्याय की आशंका हो। जो मामले बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, उसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। यदि सत्र न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया हो किंतु उच्च न्यायालय ने दोषी करार देते हुए मृत्युदंड दिया हो। दूसरी बात है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने पास मंगवा लिया हो और दोषी करार देते हुए मृत्युदंड का आदेश दिया हो। तो इस पर हम डिटेल से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जब तक इतना पढ़िए और कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए।